लाहौर शहर में आज भी गैंग वॉर काम कर रही है। अंडरवर्ल्ड के लोग मौजूद हैं और इसकी जो सबूत है वो अमीर बिलाज टीपू का मर्डर है। क्या वजूहात हैं कि गैंग वॉर जो है वो पुलिस के और हुकूमती दावों के बावजूद ख़त्म नहीं हो पा रही? किस तरह ये गैंग वॉर के जो लोग हैं इतने ताकतवर बन जाते हैं? ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा कबल इन्हें लाहौर पुलिस से रिटायरमेंट ली है और इनको अपने साथ बिठाने का मकसद ये था कि इन्होंने बड़ा काम किया CIA में, जो कि अब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट बन चुका है और बड़ा टेक्निकली चीज़ों को समझते हैं। ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या वजह है? बड़े बड़े हमने पुलिस वाले देखे और उन्होंने कहा कि जी ख़त्म कर दिया है, लोग हमने बाहर से पकड़ के ले आए हैं, शूटर्स मार दिए। सर, शूटर तो आज भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। देखिए, गुजारिश इस तरह से है कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो हैं वल्नरेबल। उन्हें अपनी लड़ाई फाइनली ख़ुद लड़ना पड़ती है और प्रोटेक्शन उस लेवल की नहीं है जो बज़ाहिर लोगों को नज़र आती है। जो पुलिस ऑफिसर्स गैंगस्टर्स अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जंग का आगाज़ करते हैं वो ख़ुद फिर अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो खो देते हैं। उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो ख़तरात का सामना करते हैं। उन्हें रास्ते बदल बदल के घर जाना पड़ता है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि गैंगस्टर्स जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने एडवोकेट्स जो हैं वो हायर किए हुए हैं। वो अपने केसेस को बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से फ़ाइट करते हैं। वेयर एज़ पुलिस ऑफिसर को अपने साथ होने वाले वाक़यात के लिए एक तने तनहा जंग का आगाज़ करना पड़ता है, जैसा कि इस वक्त CIA अंडरवर्ल्ड पे काम कर रही है। अच्छा, आपकी बात से ये तासुर मिला है कि पुलिस इंडिविजुअल के तौर पर आपने उसको प्रेजेंट किया है। हालांकि पुलिस तो रियासत की नुमाइंदी है और रियासत के सामने कौन खड़ा हो सकता है? अच्छा, ये भी इल्ज़ाम आते हैं ना, लोग कहते हैं कि जी पुलिस के लोग अंडरवर्ल्ड के साथ मिले होते हैं। ये सही है? ये बात तकरीबन 30% करेक्ट है। उसकी वजह ये है कि पुलिस ऑफिसर्स भी ख्वाहिशात लेके चलते हैं और जब आप अंडरवर्ल्ड के साथ अच्छे मरासम रखेंगे तो आपके मामलात दुरुस्त रहेंगे, आपको परेशानियों का सामना नहीं होगा। वेरस जब पुलिस ऑफिसर्स ये देखते हैं कि जो अंडरवर्ल्ड के साथ जंग लड़ रहे हैं, जो अंडरवर्ल्ड का मुकाबला कर रहे हैं, जो शूटर्स के साथ जंग लड़ रहे हैं, उनके ऊपर फिर बेतहाशा इल्ज़ामात भी लगते हैं। और किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? जब आप किसी शूटर को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं तो आप पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगता है कि पुलिस ने ये जो काम किया है ये किसी के साथ मिल के किया है, ये पुलिस ने नाजायज़ ज़्यादती कर दी है। जबकि ऐसा नहीं होता। वो लोग जहाद कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स जहाद कर रहे हैं जो गैंग वार के ख़ात्मे के लिए अपनी जान हथेली पे रख के लड़ रहे हैं। लाहौर का जो गैंग वॉर्स हैं ये कितना मुख्तलिफ है कराची से। कराची में तो हमने देखा कि सड़कों पे चौराहों में लोग कत्ल हो रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीपली एनालाइज करें लाहौर की सिचुएशंस को भी, तो लाहौर में भी ऐसे ही है। आप के पास अगर पैसे दे के आप शूटर हायर कर ले, बंदा मार दें, तो कितना डिफरेंट है कि क्या रेटिंग देंगे? हाँ बिल्कुल, आपने ये भी बहुत खूबसूरत सवाल किया है। कराची और लाहौर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। कराची में पुलिस जो है वो अंडरवर्ल्ड के साथ बिल्कुल एक जान होके चलते हैं। वो आप ये समझ लें कि वो दो अलग मुख्तलिफ लोग नहीं हैं, पुलिस और गैंगस्टर्स एक ही हैं। वेरएज़ जो लाहौर है, बिलखुसूस आप लाहौर ना कहें, आप पंजाब कह लें। ठीक है। पंजाब में गैंग वॉर जो है वो उस तरह की गैंग वॉर नहीं है जैसी मुंबई में और कराची में है। कराची में चूँकि इंटरनेशनल राब्ते बहुत ज़्यादा हैं और वो तमाम गैंग्स इंटरनेशनल गैंग्स के साथ मिले हुए हैं और वो एक ही सिमत में चल रहे हैं। अगर मुंबई में कोई गैंगस्टर है तो उसका बराह रास्त राब्ता कराची के साथ है। लाहौर के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ चंद गिने चुने लोगों को अगर आप कहें कि वो इंटरनेशनली इन्वॉल्व हैं तो वो दुरुस्त होगा, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो गैंग्स काम कर रहे हैं वो अपनी ज़ाती दुश्मनियों को लेके आगे चल रहे हैं। कराची में ऐसा नहीं है। कराची में कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई दुश्मनी है तो वो इंटीरियर सिंध में है।
कराची में पैसे के लेन देन पे दुश्मनी जन्म लेती है। ठीक है। कराची में गैंगस्टर्स हायर किए जाते हैं अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए आप गैंग्स का सहारा लेते हैं। लाहौर में कदीम दुश्मनियाँ चली आ रही हैं, ख़ानदानी दुश्मनी है जो 70 साल से चली आ रही हैं, कोई 40-42 साल से पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, वो ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं। ख़ानदानी दुश्मनियों में अपने दुश्मन को सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए शूटर्स हायर किए जाते हैं। ट्रक्का वाला फैमिली और बट फैमिली के दरमियान जो दुश्मनीदारी, जिसको अभी तकरीबन 4 दहाइयाँ होने वाली हैं, इसको आज ज़िंदा रखने में आप समझते हैं कि लाहौर पुलिस ज़िम्मेदार है? देखें ना, वो दोनों पार्टियों के फोर्सेस के लोग भी उनके साथ अच्छे रिलेशंस में हैं, दोनों के रिश्तेदार भी फोर्स में हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को डिफेंड नहीं करूँगा। ठीक है। अब इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात में गैंगस्टर्स के साथ लाहौर पुलिस के मरासम नहीं है। ठीक है। लेकिन अब से कोई 15 साल पहले, 20 साल पहले बिल्कुल थे। वो लोग अब मौजूद नहीं हैं जिनकी ज़ाती दोस्तियां थीं। अभी अगर आप अमीर बालाज की बात करते हैं तो अमीर बालाज के दादा और अमीर बालाज के वालिद बिल्ला ट्रक्का वाला और टीपू ट्रक्का वाला, वो तो पुलिस के साथ बिल्कुल एक दोस्ती, क्या आप कह लें कि फैमिली की तरह उनके ताल्लुकात थे। और टीपू ट्रक्का वाला जो है उसको मुकदमा कत्ल से बरी किया गया, उसको मुकदमा कत्ल से खारिज किया गया, उसकी वजह भी पुलिस के साथ ज़ाती ताल्लुक़ थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आप जो पुलिस अफसरान जंग लड़ रहे हैं, और लाहौर पुलिस के भी जो ऑफिसर्स हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक नाम ले लूँ। जी आप अगर अली भट्ट का जिक्र कर लें, जो इस वक्त बतौर DSP CIA इछरा काम कर रहे हैं, वो ज़ाती जंग बन चुकी है उनकी। ठीक है। गैंगस्टर्स के साथ, टारगेट शूटर्स के साथ उनकी ज़ाती लड़ाई बन चुकी है। वो बिल्कुल भी ना तो किसी के साथ उनकी दोस्ती है और ना ही वो किसी ख़ानदान को लेके साथ चल रहे हैं। उनकी अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी कि मैं शूटर्स का ख़ात्मा कर दूं लाहौर से, और आज वो वल्नरेबल हैं। वो होटल्स में नहीं जा सकते, वो रेस्टोरेंट्स में अपनी फैमिलीज़ को लेके आज़ादाना तौर पे नहीं फिर सकते, वो अपने घर जाते हैं, रास्ता बदल के जाते हैं। तो अब वो हालात नहीं है। कराची के हालात का आप लाहौर के साथ तकाबली जायज़ा गलत होगा, क्योंकि वहाँ के गैंग्स भी डिफरेंट हैं और वहाँ के शूटर्स भी डिफरेंट हैं। वहाँ पे आपको हर गली से, हर महल्ले से एक शूटर हायर कर सकते हैं आप। तो ये गैंग्स वॉर रन करने के लिए लाहौर में अगर आज की 30-40 साल पीछे देखें तो ये किराए के कातिल जिनको आज हम शूटर्स कहते हैं, ये कितना अहम है रोल इनका, और ये इंडक्शन कब हुई थी? जी, ये इंडक्शन हुई थी जी हनीफा बाबा, हनीफा जिन्होंने वो जी वालों। जी हाँ, ये हनीफा बाबा, अब से आप समझ लें कि कोई 40 साल पहले लाहौर में शूटर्स को हायर करने का रवाज बना। ठीक है। और उसकी वजह यह थी कि जो दुश्मनियाँ चूँकि बराह रास्त थीं, ख़ानदानी दुश्मनियाँ थीं, और वो अपनी ज़ात को उससे अलग रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए शूटर्स हायर करने का रवाज पैदा हुआ। और फिर वो शूटर्स कौन होते थे? वो शूटर्स वो होते थे कि कोई शख्स, जैसे टीपू ट्रक्का वाला कत्ल होता है तो टीपू ट्रक्का वाला के साथ ही खुरम हुआ करता था, उसे हायर किया गया, उसको ख़रीदा गया। ठीक है। बाहर से कोई शूटर नहीं लिया गया, उसी के बंदे को तोड़ के तो बतौर शूटर इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही जो बिल्ला ट्रक्का वाला है, बिल्ला ट्रक्का वाला की मोहब्बत थी हनीफा बाबा के साथ। ठीक है। वो दस्ते शफ़क़त रखते थे हनीफा बाबा पे। लेकिन एक मामूली सी बात कि जिसमें बिल्ला ट्रक्का वाला ने अपने बेटे टीपू ट्रक्का वाला को बचाने के लिए तमाम तर इल्ज़ाम हनीफा बाबा पे आयद किया, लेकिन वो ये जानता था कि मैं हनीफा बाबा को बचा लूँगा। उसने अपने बेटे को पहले बचा लिया और बाद फिर उसने हनीफा बाबा को भी बचाया, उनको भी वो जेल से लेके आया, अपने घर रखा। लेकिन हनीफा बाबा के दिल में वो एक दुश्मनी ने जन्म ले लिया कि हम जेल काट के आए। और वही रिज़ल्ट निकला कि फिर जो टीपू ट्रक्का वाला के दुश्मन थे, जो टीपू ट्रक्का वाला के ख़ानदानी दुश्मनी थी, उसको हायर कर लिया हनीफा बाबा को, और हनीफा बाबा के ज़रिए फिर टीपू ट्रक्का वाला को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। एक शूटर्स के लिए प्रैक्टिस बड़ी अहम है। कहाँ पे होती है प्रैक्टिस लाहौर में? इतनी गोली चले तो पुलिस को पता चल जाता है, तो जहाँ पे हज़ारों गोलियाँ चलती हैं पुलिस के इल्म में नहीं होता। देखिए, एक आम आदमी के लिए
वेपन्स तक रसाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये जो गैंगस्टर्स हैं, जो शूटर्स हैं, ये देहाती इलाकों में, हमारे लाहौर के गिरदोनवा में भी ऐसे देहात मौजूद हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक निशानदेही करूँ कि काना के इलाका में एक शूटिंग रेंज है। अच्छा, वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप की जो सबका एक पॉलिटिकल लीडरशिप, शायद अब इस वक्त वो जेल में है, उनका फार्म है और उनके फार्म पे बाकायदा एक शूटिंग रेंज है और उस शूटिंग रेंज पे आप बाआसानी टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कोई शख्स 500 पुलिस वहाँ पे नहीं उसको ख़त्म कर सकती। अब मैं अब इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर कोई एक मुरब्बे का 25 एकड़ का फार्म है या अगर कोई 50 एकड़ का फार्म है, उस 50 एकड़ के फार्म में जो कि दूर दराज इलाके में है, देहात में है, वहाँ पे फायरिंग हो तो वो बासानी ये कहा जा सकता है कि जी हमारी अपनी रेंज है, हम यहाँ पे टारगेट शूटिंग कर रहे हैं, हमारे पास लाइसेंस्ड वेपन्स हैं, हम और वहाँ पे कोई भी आके टारगेट शूटिंग की प्रैक्टिस कर सकता है। महंगा शौक है पुलिस को शायद, और पुलिस में भी जो प्रैक्टिसिंग है वो बहुत कम है। पुलिस में भी चंद लोग हैं जो टारगेट शूटिंग की बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, जो वेपन हैंडलिंग की बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये एक महंगा शौक है। पुलिस ने 10 गोलियां आपसे चलवा ली साल के बाद, और वो भी रिकॉर्ड रखना है, और उसका भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और उसके मुकाबले में जो टारगेट शूटर्स हैं, जो जिन्हें आप गैंगस्टर्स कहते हैं, वो एक एक दिन में 500-500 गोली की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये एक इसमें है चीज़। अच्छा, कि शहर में तो प्रैक्टिस नहीं हो सकती, देहात में प्रैक्टिस होती है। अच्छा ज़हीर भाई, एक पुलिस अफसरान से जब भी बात की जाती है ना इन मामलात पे कि ये गैंगस्टर जो हैं ये मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट क्यों नहीं हो सकते हैं, तो पुलिस वाले ऑफ रिकॉर्ड हमें बता देते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो गैंग वार की मौजूदगी है या उसको ज़िंदा रखने में जो सियासी असर व रसूख है, सियासी जमातों के साथ इन गैंगस्टर्स का इत्तेहाद है, उनमें शमूलियत है, ये कितना ये 100% है जी। ठीक है, ये 100% है और उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे आपको अपनी हिफाजत के लिए, ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए सहारा लेना पड़ता है सिक्योरिटी का। और सिक्योरिटी भी फिर आपको चाहिए होती है जो आपकी वफादार भी हो। तो वो वफादार सिक्योरिटी हासिल करने के लिए गैंगस्टर्स, शूटर्स, इश्तिहारी मुजरमान, उनको पनाह दे के उनको अपने साथ रखा जाता है। अच्छा ज़हीर भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जो हालिया इंसिडेंट हुआ है अमीर बिलाज के मर्डर के हवाले से, तो एक हमदर्दाना लोगों का जो सेंटिमेंट्स हैं वो टुवर्ड बिलाज हमने देखे हैं, और एक इम्प्रेशन ये जनरेट हो रहा था कि बिलाज शायद दुश्मनीदारी नहीं चाह रहा था, तो उसको ये विरासत में मिली थी। आपकी मालूमात के मुताबिक क्या वाकई बिलाज जो था वो जो भट्ट ख़ानदान के साथ दुश्मनी थी उसको वाइंड अप करना चाह रहा था? कोई सिंसेरिटी के साथ कुछ एफर्ट्स हुई थी ऐसी? जी नहीं हुई। अवलीन सतह पे जब बिलाज का मर्डर हुआ तो मुझे जो इब्तदाई मालूमात मिली थी उसमें यही पता चला था कि बिलाज जो है वो अब एक पुरसुकून ज़िंदगी, एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। ठीक है। लेकिन मैंने इस मर्डर के बाद जब प्रोबन किया, चूँकि मैं कुछ अर्सा से सीन से ऑफ था, तो जब मैंने मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि एक डिफेंस में शख्सियत रहते हैं, वो भी मलक साहब हैं, वो बालाज फैमिली के बहुत करीबी मरासम है उनके साथ, वो एक शरीफ आदमी है। उन्होंने बालाज की मिन्नतें की कि इस दुश्मनी को ख़त्म कर दो और एक पंचायत करके इस मामले को अब आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना लो। इसी तरह से एक और मलक साहब हैं जो अल्लामा इकबाल टाउन के इलाके में रहते हैं, उन्होंने भी भरपूर कोशिश की कि ये लोग अब सुलह सफाई की तरफ चले जाएं, क्योंकि बालाज के जो दुश्मन हैं वो बहुत कदामत पसंद दुश्मन है। ठीक है। और वो अपनी रवायात को साथ लेके चल रहे हैं, वो दुश्मनियों में सुलह नहीं करते। और बालाज ने ऐसी कोई भी कोशिश नहीं की कि ये दुश्मनी ख़त्म हो। उसने वक्तन फ़वक्तन शूटर्स भी तैयार किए, उसने वक्तन फ़वक्तन हमला करने की कोशिश भी की। और आपका क्या ख्याल है कि जब दुश्मनियाँ चल रही हों तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन क्या तैयारी कर रहा है और कोई हम पे कैसे हमलावर होने की कोशिश कर रहा है? तो बालाज ने बिल्कुल कतन अपनी ख़ानदानी दुश्मनी को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने इसको मज़ीद इजाफा इसमें किया। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि बिल्ला, फिर उसके बाद टीपू, फिर बिलाज, दूसरी तरफ भट्ट ख़ानदान से कोई भी जो प्रोमिनेंट फिगर था
वो इस गैंग वॉर के नज़र नहीं हुआ। ये दोनों ख़ानदानों में इसको आप कैसा देखते हैं? ये क्या वजह देखिए, है? जो दूसरी भट्ट फैमिली है ना जी, वो बड़े सियाने हैं, वो वल्नरेबल नहीं है। सही है। वो पब्लिक गैदरिंग्स में नहीं जाते, ठीक है। वो सोशल लाइफ नहीं गुजारते। उन्होंने अपनी सोशल लाइफ यूके, दुबई और इन इलाकों में, मलेशिया, थाईलैंड की तरफ ले गए हैं। अपने लोकल नहीं, पेरेंट कंट्री में वो वल्नरेबल नहीं है, वो आज़ाद नहीं फिरते। वेरएज़ ये जो बिल्ला ट्रका वाला और टीपू और बलाज की जो लाइफ थी वो बहुत सोशल थी। वो अपने डेरे पे भी खुले बैठते थे, शेरों के साथ खेलते थे, जानवर उन्होंने रखे हुए थे, वहाँ लोगों का आम आना जाना, शादियों में जाना, मैयत पे जाना, ये उनके रवाज थे और उन्होंने शहर की दुश्मनदारी आखिरी वक्त तक रखी। अच्छा, एक ये भी एक ख़दशा लोगों के जहनों में है कि बलाज के मर्डर के बाद शायद ये जो ट्रक्का वाले और भट्ट फैमिली के दरमियान दुश्मनी थी, ये इसको ऑक्सीजन मिली है इस मर्डर के बाद, ये ख़त्म हो गई जी। अच्छा, बलाज के बाद अब कोई ऐसी शख्सियत ट्रक्का वाले में मौजूद नहीं है जो इस दुश्मनी को लेके आगे चल सके। बलाज एक लास्ट फिगर था, वो बहुत पढ़ा लिखा था, बड़ा ज़हीन था, लेकिन मात खा गया अपनी लुंड मुश्तंड गैदरिंग की वजह से। वो अपने जो उसके आवारा दोस्त थे उनके साथ उनकी संगत की वजह से वो मात खा गया। वरना वो जितना ज़हीन था, जितना समझदार था, उसने सोशल मीडिया कंट्रोल किया हुआ था, उसने लोगों के दिलों में घर कर लिया था। देखें, आज के इस दौर में जो सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर सकता है ना जी, वो बयानिए भी बना सकता है और वो अपने आप को लोगों के सामने एक खूबसूरत इंसान के तौर पे भी पेश कर सकता है। अगर आप पॉलिटिकली भी देख लें तो इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए जिस पार्टी ने अपना एक तासर कायम किया है लोगों पे, वो एक हसीन, रखता है, वो बहुत इन्फ्लुएंस, और मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, वो और उसकी जो भी जो पहचान और गुडविल जिसको हम कह सकते हैं वो बनी थी तो इसी सोशल मीडिया थी। पढ़ा लिखा लड़का था। आखिरी सवाल ये है कि माजी में भी पुलिस तहकीकात में कमियां कोताही रही। डेफिनेटली बलाज के मर्डर के पस मंज़र जो भी फैक्टर्स हैं पुलिस ने तहकीकात करनी है। कितने % मेरिट प्रिवेल करेगा इस केस में? देखिए, पुलिस कोशिश करेगी, क्योंकि मैं इस वक्त ये जानता हूँ कि CIA के सरबरा, जिसे आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कह लें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के जो सरबरा हैं उनका अंडरवर्ल्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, उनका बदमाशों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और CIA में जो ऑफिसर्स तैनात हैं, एक आध को छोड़ के बाकी सब के सब जो है वो गैंग वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल फिर वहीं आ जाता है कि अब जो भट्ट बरादरी है उन्होंने इस मर्डर को इस खूबसूरती से प्लान किया है कि वो मर्डर से पहले पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, वो ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे। एविडेंस रिक्वायर्ड है। पुलिस ने अगर मेरिट करना है तो उसने एविडेंस बेस्ड मेरिट करना है। क्राइम सीन का एविडेंस और जो चीज़ें बरामद होंगी उनका अगर कोई ताना बाना उनसे जाके मिलेगा, अगर उनकी कॉल रिकॉर्ड्स आपस में मैच करेंगे, अगर उनकी CDRs आपस में मैच करेंगी, उनकी कम्युनिकेशंस आपस में मैच करेंगे, तो पुलिस, फिर आप कह सकते हैं कि पुलिस मेरिट पे इस केस को फाइनलाइज कर देगी। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस नाकाम हो जाएगी। चलें जी, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि पुलिस नाकाम हो, क्योंकि अगर पुलिस नाकाम होती है तो फिर ये जो शहर में गैंग्स वॉर की वजह से कत्ल व गारत का सिलसिला चला आ रहा है दहाइयों से, ये मज़ीद आगे बढ़ेगा और इस गैंग वार्स में कई मासूम जानें भी जो हैं वो नज़र हुई हैं और अल्लाह ना करे कि इस केस में ऐसा हो।